नमस्कार साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास की और राजस्थान इतिहास में प्रश्नोत्तरी कर रहे थे और एक पार्ट हम प्रथम में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और पार्ट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। प्रश्न क्या है? जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जिसने मुगलों की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऑप्शन है मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन, जसवंत सिंह। आंसर देने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। तो जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मालदेव की बात करें तो मालदेव तो प्रथम पितृहंता था। प्रथम पितृहंता था मारवाड़ का। तो इसका सही आंसर है मोटा राजा उदय सिंह। सही आंसर क्या है? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? अकबर की अधीनता 1586 ईस्वी में। कब करी थी? 1586 ईस्वी में अधीनता स्वीकार कर ली थी। बात करें राजस्थान का या राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की कि राजस्थान की प्रथम कौन सी रियासत है जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और स्वीकार कब किया था? तो प्रथम रियासत थी जयपुर रियासत। कौन सी रियासत रे? जयपुर रियासत थी। जयपुर रियासत। और जयपुर रियासत का शासक था बहारमल। कौन? बहारमल। और इस बहारमल ने 1562 में मुगलों की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। तो राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था वो रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत। राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया तो वो कौन सा था? बहारमल। कब की? 1562 में। और जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत, कौन सी रियासत रे? मारवाड़ रियासत। और मारवाड़ रियासत का शासक कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। अधीनता स्वीकार करने के बाद इस मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने 1000 की मनसबदारी प्रदान की थी और मोटा राजा उदय सिंह की मोटा राजा की उपाधि प्रदान की थी। राव चंद्रसेन ने अकबर की मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। राव चंद्रसेन ने अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मारवाड़ का वह शासक है जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, कभी मुगलों के सामने नहीं झुका। वो कौन था? चंद्रसेन था। इस चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग रे? राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान है जो आधुनिक राजस्थान है, वर्तमान स्वरूप का जो राजस्थान है, इसे किसी समय में राजपुताना कहा जाता था क्योंकि राजस्थान में 16 रियासतें राजपूत रियासतें हुआ करती थी। जो कुल 19 रियासतें थी उन रियासतों में से 2 रियासत तो जाट रियासत थी, एक मुस्लिम रियासत थी और 16 राजपूत रियासत थी। इसीलिए इस क्षेत्र को राजपुताना क्षेत्र कहा गया क्योंकि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में राजपूत शासन करते थे। और राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया गया। कब किया गया रे विद्वान लोगों? 1800
ईस्वी में। और किसने किया था? जोस थॉमस ने। मैंने नहीं किया, इस जोस थॉमस ने किया था। कभी आप ये सोच रहे हो सर ने ही कर दिया होगा, नहीं, किसने किया था? जेम्स थॉमस ने। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया रे? रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, अर्थात जो जितनी तैयारी करेगा वो परीक्षा हॉल में उतना ही दहाड़ेगा। तो आपको अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए स्वामी विवेकानंद के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इससे जुड़े रहें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपनी तैयारी को समय समय पर अंकन करते रहें, मूल्यांकन करते रहें कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, वह कछवा वंशीय शासक कौन थे जिसके समय बिहारी ने सतसई? किसने लिखी रे? बिहारी ने सतसई। वह राम कवि ने जय सिंह चरित्र, राम कवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जय सिंह चरित्र की रचना की थी। वह कछवा वंशीय शासक कौन था? बिहारी ने एक ग्रंथ लिखा सतसई, और राम कवि ने एक ग्रंथ लिखा जय सिंह चरित्र। क्वेश्चन आता है कि जय सिंह चरित्र की रचना किसने की रे? तो किसने की? राम कवि ने। इसका सही आंसर क्या है? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को शिकार होदी को केंद्र मानकर जयपुर शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? जयपुर शहर बसाया था। अगला क्वेश्चन, बेली किशन रुक्मणी कीर्ति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हैं? कि बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की रे? पृथ्वी राज राठौड़ ने। किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। और इस ग्रंथ की रचना कब की थी रे? तो इस ग्रंथ की रचना तो पृथ्वी सिंह राठौड़ ने 1580 ईस्वी में की थी। बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना कौन से दुर्ग में की गई थी? गागरोन दुर्ग में की गई थी। कौन से दुर्ग में? गागनोर दुर्ग में की गई थी। और बेली किशन रुक्मणी की कीर्ति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हुए हैं? पहला ऑप्शन अलवर शैली, जयपुर शैली। सही आंसर क्या है? मारवाड़ शैली। सही आंसर क्या होगा? मारवाड़ शैली। तो बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ के रचयिता कौन? पृथ्वी सिंह राठौड़। कब लिखी गई? 1580। अरे कौन सी भाषा में लिखी गई? तो डिंगल भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? डिंगल भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर इसका आंसर देना है। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? जो ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर। सही आंसर है अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? राजस्थान का दिल, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसे? अजमेर को। अजमेर की स्थापना
अजमेर की स्थापना किसने की? तो 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने की। किसने की? अजय राज चौहान ने की थी। अजमेर की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई? अजय राज चौहान के द्वारा की गई। कब की गई? 1113 ईस्वी में। कब की गई? 1113 ईस्वी में। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस व्यक्ति ने, किस शासक ने बनाया था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये सादड़ी गांव, कहां, इसकी सही लोकेशन क्या है? सादड़ी गांव में कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान में 3 सादड़ी है, एक सादड़ी, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? सादड़ी गांव, कुंभलगढ़ तहसील है और जिला तो राजसमंद है। जिला कौन सा? राजसमंद। इस जिले में यह दुर्ग है। इस दुर्ग का शिल्पी मंडन कौन था? मंडन। और इस दुर्ग का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था? तो इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किस व्यक्ति के द्वारा रे? महाराणा कुंभा के द्वारा। इस महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की सही लोकेशन क्या? सादड़ी गांव। और सादड़ी गांव किस तहसील के अधीन? तो कुंभलगढ़ तहसील के अधीन। और कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद जिले का निर्माण 1991 में हुआ था। और राजसमंद का प्राचीन नाम रायनगर हुआ करता था। और स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। और कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई, कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है उस परकोटे की लंबाई तो 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर रे? 36 किलोमीटर। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की रे? 12 खंभों की। कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसे उडनिया राजकुमार कहा जाता था। किसे कहा जाता था उडनिया राजकुमार? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम, पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया? कि जो पूर्व राजस्थान एकीकरण की बात हो रही है और एकीकरण में पूर्व राजस्थान नाम किस चरण का था? अरे प्रथम चरण का नाम तो मत्स्य संघ था। कौन सा संघ रे? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। उसके बाद दूसरे चरण का नाम तो क्या था रे? पूर्व राजस्थान। कौन सा राजस्थान है? पूर्व राजस्थान, जिसमें 9 रियासतों का शामिल किया गया था। और इसका उद्घाटन 25 मार्च, कितनी मार्च? 25 मार्च 1948। तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। उद्घाटन कब हुआ रे? 18 अप्रैल को हुआ। कब हुआ विद्वान लोगों? 18 अप्रैल 1948 को हुआ। चतुर्थ चरण, चौथे चरण का नाम वृहत राजस्थान रखा गया। कौन सा राजस्थान है? वृहत राजस्थान। और इसका उद्घाटन कब हुआ रे? इसका उद्घाटन हुआ 30 मार्च
1949 को, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस मनाया जाता है कि 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई थी, और राजस्थान की राजधानी जयपुर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। जैता व कुप्पा किस शासक के लिए प्रसिद्ध सेना नायक थे? अर्थात जैता और कुप्पा किस शासक के सेनापति थे? ऑप्शन आपके सामने है। प्रसिद्ध सेनापति हुए हैं कौन कौन? जैता और कुप्पा। जैता कुप्पा गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ रे? 4-5 जनवरी 1544 में। 1544 में गिरी सुमेल युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है, और यह युद्ध पाली जिले में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया रे विद्वानों? तो यह लड़ा गया, एक तरफ तो मालदेव राठौड़ की सेना थी और दूसरी तरफ तो शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी था, और इस युद्ध में विजेता कौन हो गया था? शेरशाह सूरी विजय हो गया था। और शेरशाह सूरी अंतिम समय विजय होने के बाद एक वाक्य कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अर्थात एक मुट्ठी बाजरे के लिए, एक छोटे से क्षेत्र के लिए मैं अपनी आज दिल्ली की गद्दी खो देता। ये किस युद्ध के बाद कहा था? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद कहा था। और ये किसके प्रसिद्ध सेनापति थे? राव मालदेव के प्रसिद्ध सेनापति थे। लेकिन दोनों के दोनों कौन से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? तो ये गिरी सुमेल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि मालदेव गिरी सुमेल युद्ध से पहले मैदान छोड़ के सिवाना दुर्ग में शरण ले ली थी। मैदान छोड़ के चला गया था कौन से दुर्ग में? सिवाना दुर्ग में। और जैता और कुप्पा को अविश्वास घोषित कर दिया था। मालदेव ने कहा कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, जबकि इन्होंने कोई विश्वासघात नहीं किया। मारवाड़ की आन बान शान बचाने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी थी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, और शेरशाह सूरी को एक बार तो उखाड़ फेंक दिया था। जब प्रथम प्रहार किया तो शेरशाह सूरी को लग गया था कि इस युद्ध में अपनी तो निश्चित हार है, और शेरशाह सूरी चलते युद्ध में ही बैठ के नमाज पढ़ने का कार्य करने लग गया था। लेकिन अंतिम समय में विजय हो जाती है शेरशाह सूरी की, और विजय होने के बाद कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जन और राजा की उपाधि प्रदान की? कि वो कौन सा शासक है जिससे अकबर खुश हुआ और उपाधि दे दी फर्जंद और राजा की? तो वो व्यक्ति था राजा मान सिंह। कौन था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह का जन्म 1550 ईस्वी में आमेर में हुआ था। 1550 ईस्वी में आमेर में इसका जन्म हुआ था। भगवान दास का पुत्र था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मान सिंह ने अकबर का साथ सर्वप्रथम किस अभियान में दिया? किस अभियान में दिया था? क्वेश्चन आपके सामने है कि मान सिंह ने अकबर का साथ किस अभियान में सर्वप्रथम दिया था? तो कौन से अभियान में दिया रे? तो रणथंबोर अभियान में।
कौन से अभियान में? रणथंबोर अभियान में। बहरमल कौन था? बहरमल ने तो किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो बहरमल था, जो मुगलों के सामने झुक गया था। मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलीनीकरण कब हुआ? तो कहने का अर्थ है जो मत्स्य संघ है इसका विलय राजस्थान के कौन से चरण में किया गया? वो कौन सा चरण था जिसका विलय राजस्थान, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हो गया? संधि हुई है तो कौन सा चरण था? पहले तो इसका आंसर क्या है? 15 मई 1949। अरे पांचवें चरण में। कौन से चरण में? पांचवें चरण में शामिल हुआ और पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। और कौन सी समिति की सिफारिश पे शामिल हुआ रे? शंकर देव राय समिति। कौन सी समिति की सिफारिश पर? शंकर देव राय समिति की सिफारिश के ऊपर पांचवा चरण में शामिल हुआ मत्स्य संघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 मई 1949 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ। मत्स्य संघ का गठन हुआ था। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण रे? आधुनिक राजस्थान का निर्माण। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जयमल व फत्ता। जयमल फत्ता का संबंध किससे था? कि जयमल फत्ता किसके सेनापति थे और इनका संबंध कौन से दुर्ग से था? इनका संबंध कौन सी रियासत से था? किसके सामने इसने, इन दोनों व्यक्तियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? वो कौन थे? देखें तो जयमल और फत्ता का संबंध कौन से दुर्ग से था? तो कौन से दुर्ग से था रे? चित्तौड़ दुर्ग से था। कौन से दुर्ग से? चित्तौड़ दुर्ग से। और ये किसके सेनापति थे? अगर सेनापति आपसे पूछ लिया जाए सेनापति, तो ये उदय सिंह के सेनापति थे। किसके सेनापति? उदय सिंह के। और चित्तौड़ का तीसरा युद्ध, किसका युद्ध? चित्तौड़ का तीसरा युद्ध हुआ 1567-68 में। और आक्रमणकारी था अकबर। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। और ये चित्तौड़ की आन बान शान के लिए इन व्यक्तियों ने, इन सेनानायकों ने, इन महान व्यक्तियों ने अपने जीवन की बाजी लगा दी थी। लेकिन अंतिम समय में अकबर की जीत हो गई थी। और इस फत्ता के नेतृत्व में तो क्या हुआ? केसरिया हुआ। और इस फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर। फूल जिसी थी और बिचारी जवानी का मही के कर लियो रे, जोहरे कर लिया। और ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा था जिसमें किसकी विजय हो गई थी? चित्तौड़ के दूसरे युद्ध में अकबर की। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध हुआ 1303 में। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जबकि चित्तौड़ का शासक तो कौन था रे? रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए एक ग्रंथ था मलिक मोहम्मद जायसी, उसके अनुसार बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किस लिए किया था? कि उसको पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के मन में लाडू फूट रहा कि अपन के मिलेगी पद्मिनी। पद्मिनी इतनी सुंदर थी, उसका वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। यह बताया जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो कठों से, जो कठ है इससे वो पानी साफ नजर आता था। वो पानी साफ नजर आता था। एक चलो बात बता ही देता हूं आपको। तो चित्तौड़ का प्रथम युद्ध कब होता है? 1303 में। आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ का शासक कौन है? रतन सिंह।
रतन सिंह। देखो क्या होता है, रतन सिंह को एक तोता मिलता है, हीरामन तोता। कौन सा तोता? हीरामन तोता, जो मानव की हूबहू आवाज निकालता है, नकल करता है। वर्तमान समय में गागनोर दुर्ग झालावाड़ में मिलते हैं। किसी शिकारी ने हीरामन तोता को पकड़ लिया और ये किसे भेंट कर दिया? रतन सिंह को। अब इस हीरामन तोते ने कहा कि राजा मेरे को आप छोड़ दो, मैं आपको एक गिफ्ट बताता हूं, एक नई एक राज की बात बताता हूं। तो ये हीरामन तोते ने बताया कि सिहल द्वीप श्रीलंका में एक ऐसी राजकुमारी है जो आपके इस महल में, आपके हरम में नहीं है, और उसका बहुत बड़ा वर्णन किया गया। रतन सिंह वो वर्णन सुन के पागल हो गया और बस सुबह श्याम पद्मनी दिखे। तो बताया जाता है, एक इतिहासकार है सूर्यमल मिश्रण, उसने बताया कि पद्मनी का संबंध बूंदी से था, लेकिन बाकी जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि पद्मनी का संबंध सिहल द्वीप श्रीलंका से था। अब क्या होता है कि रतन सिंह पहुंच गया सिहल द्वीप, और सिहल द्वीप कहाँ है? श्रीलंका। और पद्मनी के महल के सामने दोहना लगा के बैठ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, क्या होता है, एक दिन पद्मनी की नजर इस रतन सिंह पे पड़ती है। ये बहुत ही तेजस्वी था और आपके जमाने का बहुत हैंडसम भी था भाई। अब क्या होता है, पद्मनी के पिता ने बात की कि आप कोई साधारण साधु तो नहीं हो, आप हो कौन? तो रतन सिंह ने बता दिया कि भाई मैं ऐसे मेवाड़ का शासक हूं, और हीरामन तोते ने बताया है कि पद्मनी तो बहुत सुंदर है, उसका बहुत बड़ा नाम है, मैं उससे शादी करने के लिए आया हूं। पद्मनी की शादी होती है रतन सिंह के साथ, और रतन सिंह चित्तौड़ पहुंच जाता है पद्मनी को लेके। तो भाई मेल म्याल तो करी को नहीं, सीधो ब्याह कर की लाए थो, और एक तरफ बैठा दिया पद्मनी को। लो भैया पद्मनी बैठ गई है। पद्मनी खड़ी कौन है या बैठी है, और एक तरफ बैठे हैं साधु। साधुओं को भोजन दिया जा रहा है, भोजन करवाया जा रहा है। ये साधु बैठे हैं भाई। ये साधु आराम से भोजन ले रहे हैं। अब इन साधुओं को कहा गया, इन ब्राह्मणों को कहा गया, ये ब्राह्मण भी थे साधु भी थे, इनको कहा गया कि आप लोगों को इस पद्मनी की तरफ नहीं देखना है। किसकी तरफ नहीं देखना है? पद्मनी की तरफ नहीं देखना है। अरे देखो के सुंदर बनी है, इस पद्मनी की तरफ नहीं देखना है। बैरिया बिचला आदमी के बैठे तो राघव चेतन, राघव चेतन अण देखी कि के फड़को है। रतन सिंह न्यू तरह का है कि इन्हें कौन देख लू, अण धीरे सी तिरछी नजर करके रे आंख मीच की देख लियो, और देखता ही बेहोश हो गयो, क्योंकि उसका सुंदर वर्णन, उसकी सुंदरता को देख के ये बेहोश हो गया। रतन सिंह ने क्या किया, इसको राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया और कहा कि आपको मेवाड़ में कोई जगह नहीं है। अब ये एक विद्वान था, ब्राह्मण था, तो ये विद्वान था, ये चाहता है दिल्ली दरबार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी ने जाके बोलो भाईला बता क्या ढंग तेरो, न लो भाई मैं तो राजी, न लो तो, न लो मैं भी राजी। चाय पानी के पियो, फिर बात करी। न लो अलाउद्दीन खिलजी एक बात बता, तेरे कन कै रानी ही? न लो मेरे कन रानी ही 65। न लो कितनी सुंदर है? न लो एक समझ चड्डमा एक आइटम है। तो न लो अच्छा, न लो हाँ, न लो एक बात मैं बता दूं, न लो बता। न लो पद्मनी जिसी को नहीं, न लो इसो के है। तो इस राघव चेतन ने बढ़ा चढ़ा के और वर्णन कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के भी मन में लाडू फूटे कि अपन ल्यावा तो पद्मनी ने ही ल्यावा। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आता है और रतन सिंह से मुलाकात करता है। रतन सिंह को कहा कि देख मैं तेरी पद्मनी लेने को नहीं आयो, मैंने तो एक बार तू दिखा दे बस बाकी सीख से, क्योंकि मैंने उसके बारे में जो सुना है क्या वो वैसा ही है, एक बार तो दिखा दे।
रतन सिंह ने एक महल तैयार किया कांच का, और उस महल के माध्यम से पद्मिनी की परछाई जल में दिखाई गई। और दिखाते ही अलाउद्दीन खिलजी भी दिमाग में विचार दौड़ा कि प्राप्त करा तो आड़ी करा और याई करा। लेकिन देखने के बाद हमारे आज भी समाज में एक प्रचलन है, अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाते हैं, या वो गाड़ी में आया है तो उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। उसी प्रकार रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के मुख्य दरवाजे तक, मुख्य गेट तक छोड़ने के लिए आया था। लेकिन धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कैद कर लिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के खून में तो सिर्फ धोखा था, और धोखे से रतन सिंह को कैद करके दिल्ली ले गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने व्हाट्सएप के ऊपर पद्मिनी को मैसेज कर दिया कि अगर रतन सिंह को जिंदा देखना चाहते हो तो पद्मिनी मेरे महल में आ जाए, मेरे अरहम में आ जाए। अब पद्मिनी भी कौन सी कम थी, वो भी उससे तेज थी, और उसने रिप्लाई किया व्हाट्सएप पर कि देख अलाउद्दीन खिलजी, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त वो है कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरी दासियों के साथ तेरे महल में प्रवेश करूंगी, और मेरे साथ मेरी दासी 1600 दासियां आएंगी। अलाउद्दीन खिलजी देखिए कि अपा एक लेने गया था, 1600 नाव है, और मन में लाडू फूट रहा कि आज तो पद्मिनी आओ है, और बस आमता ही शकल देखांगा, तुम क्या सोच रहा हो। अब क्या होता है कि पद्मिनी के चाचा थे गोरा, एक चाचा और एक भतीजा गोरा और बादल, ये दोनों भी रूस के मेवाड़ छोड़ के चले जाते हैं, और ये सिरोही चले जाते हैं। अब पद्मिनी मुलाकात करती है, टेलीग्राम मैसेज करे गोरा कन कि देख चाचा, आज मेरा स्वाभिमान संकट में है, आप ये चित्तौड़ दुर्ग संकट में है, इसकी रक्षा करें। गोरा और बादल वापिस आते हैं, और एक योजना बनाई गई, और 1600 पालकियां तैयार की गई। 1600 पालकी है, अगर ये एक पालकी है, ये क्या है, पालकी है, एक आदमी उरे, एक योद्धा यो, एक योद्धा यो, कै योद्धा हो गया 4, और अंदर भी के बैठा दियो एक योद्धा। इस प्रकार 1600 पालकियों में 1600 योद्धा तैयार कर दिए गए, और दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। जब दिल्ली में प्रवेश किया गया तो एक पालकी के अंदर 120 किलो को आदमी बैठे, उनका पालकी ने 18 की 60 किलाना मेरे वर्गा, और पा फुल रहा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने कहा कि भाई साहब रोके, इसमें कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है। बोले कया न्योले हम लुगाई को नहीं, हम कोई दासी को नहीं। बोले कया, बोले तारा पा फुल रहा है। बोले दासी को वजन पाओगे 40 किलो, और गणी करोगा तो 45 किलो, क्योंकि महिला का वजन ही ये होता है ज्यादातर 40-45। और न्योले तारा 4 आदमी गाबरुआ का पा फुल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि आप तो हमारे साथ क्या कर रहे हो, हमारी रानियों को, हमारी दासियों को देखने का प्रयास कर रहे हो। इस प्रकार उन दोनों के मध्य विवाद होता है, और वो आगे बढ़ जाते हैं, और ये सारे योद्धा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं, और रतन सिंह को आजाद करवा के 9-2-11 फरार हो जाते हैं। और कहां पहुंच जाते हैं, इसे चित्तौड़ दुर्ग में आ जाते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में आने के बाद क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के कम थो, बोले ले जा चाहिए, पण तारो काको गैल गैल आओ है नो। तो अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आता है, और चित्तौड़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था। और घेरने के बाद अब तो एक ही समय ऐसा आया कि रतन सिंह ने केसरिया वस्त्र धारण करके केसरिया करने के लिए तैयार होता है, और उस समय पद्मिनी से बात करता है, और पूछता है कि पद्मिनी, आज आपका स्वाभिमान संकट में है। तब पद्मिनी ने एक वाक्य कहा था कि मैं चित्तौड़ के कण कण पर इतिहास लिख के जाऊंगी, मैं चित्तौड़ के कण कण पर इतिहास लिख के मैं जाऊंगी, मेरा स्वाभिमान मैं हार के अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आऊंगी। ये बात कही, उसने कहा रतन सिंह ने, वाह अच्छी बात कही, पर आजकल वाली तो भाई चाहे जाओ जानिया बावड़ की गुन देखे, फिर काकर काट जाए, गले धूड़ी उड़ती दिखे है। अब रतन सिंह ने तो कर लिया केसरिया, और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया।
अब युद्ध में हार चुका था रतन सिंह, और अलाउद्दीन खिलजी के मन में लाडू फूटे कि बस ये पद्मनी तो अपनी हर जाता है, गले मिलांगा। अब क्या होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वो मंजर देखा तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक वाक्य कहा था कि हार गया दिल्ली का सुल्तान और जीत गई वो छतरानी जो महान थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी की राख अपने हाथों में लेकर सिर दीवारों के टकराया था। वो महान थी पद्मनी, वो महान थी छतरानी। लेकिन इस फिल्मी दुनिया ने इतिहास के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ कर दी है। सुन ले फिल्मी दुनिया, इतिहास हमारी पूंजी है, अगर खेला हमारे स्वाभिमान के साथ तो तलवारें गूंजी हैं। हम सतियों की संतान हैं, हम कुछ भी करके दिखला देंगे, हम सतियों की संतान है। इस प्रकार चित्तौड़ का प्रथम युद्ध होता है, चित्तौड़ का प्रथम साका होता है। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में होता है। और उस समय आक्रमणकारी गुजरात का शासक बहादुर सिंह था और मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था। जबकि चित्तौड़ का तीसरा युद्ध 1567-68 में होता है। उस समय चित्तौड़ का शासक मेवाड़ का शासक महाराणा उदय सिंह था और महाराणा उदय सिंह के दो सेनापति थे, जैता और कुपा। कौन थे? जयमल और फत्ता। जैता कुपा नहीं, जयमल और फत्ता, ये उदय सिंह के क्या थे? सेनापति। और चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बना लिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है करौली रियासत। करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि करके और आश्रित राज्य बना लिया था और यह संधि 1818 में की थी। अंतिम रियासत कौन सी थी? वो सिरोही थी। 1823 ईस्वी में संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी रिया चुंगटिया कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने महाराणा फतेह सिंह को, किसको रे? मेवाड़ का शासक था महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। और महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहा था और केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी या चुंगटिया कविता लिख के भेंट की थी। उसके बाद महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं जाता है। जय बाण नाम है, निम्न में से जय बाण नाम है कि जय बाण क्या है? एक किले का नाम? अरे नहीं, एक किले का नाम नहीं है। एक दुर्ग का नाम नहीं है। एक तोप का नाम। किसका नाम है? एक तोप का नाम। और यह तोप वर्तमान में जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस तोप को आज तक एक बार चलाया गया है। जब इस तोप को चलाया गया था तो इसकी आवाज इतनी तेज थी कि बताया जाता है कि पक्षियों की मौत हो गई थी। जो गर्भवती महिलाएं थी उनका गर्भ भी अपने आप ही हो गया था। और इसका गोला चाकसू गोलेराव स्थान चाकसू जयपुर में गिरा था। चाकसू जयपुर में। और इसी स्थान पर वर्तमान में गोलेराव तालाब भी स्थित है। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में होता है। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी, कौन सी राजधानी? नई राजधानी क्या थी? महाराणा प्रताप की नई राजधानी। वो महाराणा प्रताप महान था जो कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए कभी मुगलों के सामने नहीं झुका। और वो कौन सी राजधानी थी? उसकी चावंड राजधानी थी। और चावंड राजधानी महाराणा प्रताप की 1615 ईस्वी तक थी। दिवेर के युद्ध के बाद एक राजधानी बनाई गई चावंड। और चावंड तो कहां है? चावंड तो उदयपुर में है। चावंड कहां है विद्वानों? उदयपुर में। चंपानेर की संधि कब हुई और किस किस के मध्य हुई?
तो चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? महाराणा कुंभा और रणमल? नहीं, रणमल की तो हत्या बारमली ने करवा दी थी। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, किस किस के बीच? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी और 1456 ईस्वी में यह संधि हुई थी। कब हुई थी? 1456 ईस्वी में यह संधि हुई थी। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था, वो कौन थी? रानी कर्मावती? नहीं। रानी पद्मिनी? नहीं। रानी जोधाबाई? नहीं। रानी हाड़ा रानी? कौन थी रे? हाड़ा रानी। हाड़ा रानी ने अपने पति रतन सिंह चुड़ावत को अपना सिर काट के भेंट कर दिया था। ये क्योंकि रतन सिंह युद्ध में जा रहा था और रतन सिंह चुड़ावत और इस सहल कंवर का, हाड़ा रानी का सही नाम क्या है? सहल कंवर। क्या नाम है? सहल कंवर। इस सहल कंवर ने अपने पति को अपने सिर काट के दे दिया था। कहा था कि मेरा पति युद्ध मैदान में जा रहा है और उसको युद्ध मैदान में मेरी बार बार याद सताएगी, इसलिए उसको मेरी याद न सताए, उसने अपने सिर काट के भेंट कर दिया था रतन सिंह चुड़ावत को। और ये रतन सिंह चुड़ावत सुलंबर का ठिकानेदार हुआ करता था और सुलंबर तो उदयपुर में है। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर छावनी है कहां? पश्चिमी बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे रे? मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। राजस्थान का, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद बाठिया। कौन थे? अमरचंद बाठिया थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन थे? देखो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है कुल 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। प्रथम 3 भाग चंद्रबरदाई ने लिखे। किसने लिखे? चंद्रबरदाई। अंतिम 2 भाग इसके ही पुत्र जलहण ने लिखे थे। अंतिम 2 भाग किसने लिखे थे? इसी के पुत्र जलहण ने। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है? उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज जयानक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? अपनी असफलता से चिढ़ते हुए इसने कहा था कि ऐसे दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। वो कौन सा दुर्ग था? तो वो दुर्ग था रणथंबोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? रणथंबोर दुर्ग था। और इस रणथंबोर दुर्ग की पर ये
विजय प्राप्त नहीं कर सका और अपनी असफलता को छुपाते हुए इसने कहा था कि ऐसे 100 दुर्ग में मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, औवा। अजमेर में तो नसीराबाद था भाई। नसीराबाद, जयपुर नहीं था। कौन सा नहीं था? जयपुर। नसीराबाद में विद्रोह होता है 28 मई 1857 को, जबकि नीमच में विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। कब? 3 जून 1857 को होता है। सरगासूली इस रलाट स्थित है। सरगासूली का निर्माण ईश्वरी सिंह ने, सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। 1749 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने, किसने करवाया? सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। और कहां करवाया था? जयपुर में करवाया था। कहां करवाया था रे? जयपुर में करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुरूप धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया है? ऑप्शन आपके सामने है अजीत सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़, करण सिंह। इसका सही आंसर है जसवंत सिंह। कौन? जसवंत सिंह के मृत्यु के ऊपर यह कहा था कि आज धर्म विरोधी हार गया है। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? महाराणा उदय सिंह नहीं, महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा कुंभा। किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? 1403 ईस्वी में हुआ था। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में स्थित है? बसंतगढ़ का शिलालेख 625 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 625 ईस्वी में लिखा गया था। और कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। बताएं इसका आंसर, कमेंट करें इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रकूट। सही आंसर क्या है इसका? राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ कि उदयपुर रियासत है, जो उदयपुर जो रियासत थी, मेवाड़ जो रियासत थी, इसका राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 18 मार्च 1948। अरे इस दिन तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। किसका उद्घाटन है? मत्स्य। किसका उद्घाटन हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। इसका सही आंसर 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था? वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ था। सही आंसर है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में मिला दिया था। उदयपुर रियासत का शासक था इस समय महाराणा भोपाल सिंह। एकीकरण के समय एकमात्र विकलांग शासक था महाराणा भोपाल सिंह। और महाराणा भोपाल सिंह ने एक अलग राज्य की निर्माण की मांग भी उठाई थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका।
अगला क्वेश्चन है बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है कि जो बिथोड़ा नामक स्थान है इसका संबंध किससे था। और सबसे पहले आपके सामने बिथोड़ा का युद्ध, किसका युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध। तो बिथोड़ा का युद्ध तो 8 सितंबर 1857 को हुआ। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है। और बिथोड़ा स्थान की बात करें, बिथोड़ा स्थान, तो बिथोड़ा स्थान है पाली में। बिथोड़ा स्थान कहाँ है, अवहा पाली में स्थित है बिथोड़ा स्थान। तो इसका सही आंसर क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। इसका सही आंसर क्या होगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम इसका सही आंसर होगा। वो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है राजस्थान में नसीराबाद छावनी से। और अवहा में विद्रोह होता है। तो अवहा में विद्रोह कौन से छावनी के सैनिक भाग लेते हैं, तो एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा जो छावनी थी उस सैनिकों ने अवहा में का जो विद्रोह, जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भाग लिया था। एरिनपुरा छावनी से नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। अगर बात करें व्यक्ति की कि यह नारा किस व्यक्ति ने दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, तो यह नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था। किसने दिया था, शिवनाथ सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई रे, कोलकाता में। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता में कौन सी राज्य, कौन से रियासत की प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1936 ईस्वी में। और मेघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। मेघाराम वैद्य के द्वारा, मेघाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की थी। और किसने की थी, मेघाराम वैद्य ने। कहां पर की थी, कोलकाता में। यह आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं साथियों एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।